वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पार्ट 4 में आज हम स्टॉक प्रबंध के पार्ट 4 में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और जो हमारा ये टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, यानी कि जो 3 पार्ट थे, यानी जो हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पहले जो 3 पार्ट बनाए वो सारे के सारे आप कह सकते हैं थ्योरी के बेस पे जो आपका क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर था। आज का जो वीडियो रहेगा वो ये है कि क्या इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं स्टॉक मैनेजमेंट करने के लिए। तो यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट आप कह सकते हैं पार्ट 4 से स्टार्ट हो गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि हम कह सकते हैं स्टॉक नियंत्रण की जो प्रविधियाँ होती हैं उसके बारे में। ये सारी की सारी मॉडर्न टेक्निक्स कहलाती हैं, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं स्टॉक नियंत्रण की विधियाँ, या इसे प्रविधियाँ कह सकते हैं क्योंकि हमने टेक्निक्स लिखा है। तो स्टॉक नियंत्रण की आधुनिक विधियाँ, इन्हें मॉडर्न कह सकते हैं टेक्निक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टेक्निक्स रहेगा वो हमने ABC क्लासिफिकेशन एंड टेक्निक्स ऑफ स्टॉक कंट्रोल, इसके ऊपर, ठीक है। तो ABC क्लासिफिकेशन और टेक्निक्स ऑफ स्टॉक कंट्रोल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, 7 और 15 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। और ये जो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कॉस्टिंग, उसी का ही एक पार्ट है स्टॉक इन्वेंट्री वाला, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहला देखेंगे कि क्या होता है ABC क्लासिफिकेशन टेक्निक्स ऑफ स्टॉक कंट्रोल, ठीक है, जिसे कहते हैं स्टॉक नियंत्रण की अबस विधि। देखिए ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम आप देखते हैं जूनियर अकाउंटेंट का या कोई भी कॉमर्स का एग्जाम, तो वहाँ से एक क्वेश्चन इसका स्टॉक मैनेजमेंट का बनता है अगर आपके सिलेबस में वो है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ABC क्लासिफिकेशन टेक्निक्स क्या होती है। देखिए सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं तो आप जानते हैं कि कोई भी संस्था होती है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो संस्था होगी वो कितने 3 तरह के उसके स्टॉक होते हैं, आप सभी जानते हैं। 3 तरह के स्टॉक कौन सा होगा, आप जानते हैं कि पहले रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस और फिर फिनिश गुड में डिवाइड होता है। क्लियर है? यानी कि ये 3 जो आप कह सकते हैं बनाए हमने अलग अलग की रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड, उसको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अलग अलग और कैटेगरी में बांटा जाता है। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, लेखांकन की बात करें, तो उसको सही मतलब हमारे कैलकुलेशन के लिए सही कह सकते हैं, तो उसको हमने ABC यानी कि हमारे जो स्टॉक होता है उसको हमने नाम दे दिया है A, B और C। क्लियर है? वैसे तो हमारा जो स्टॉक होता है वो आप जानते हैं कि रॉ मटेरियल, आपके पास रॉ मटेरियल कच्चा माल आता है, फिर आप इसे वर्क इन प्रोसेस में डाल देते हैं यानी फैक्ट्री में, और फिर आपका फिनिश गुड में चेंज होता है। तो हमने अपने जो स्टॉक है इस मेथड में उनका नाम दे दिया है A, B और C। क्लियर है? तो हमने उन तीनों का नाम दे दिया है ABC, और बिल्कुल आपको याद रखना है कि A कैटेगरी में क्या आएगा, B कैटेगरी में क्या आएगा और C कैटेगरी में क्या आएगा, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। क्लियर है आपको? अब हम बात करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। जो हमने ABC जो हमने ये टॉपिक लिखा है उसका मीनिंग क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए ABC जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमने स्टॉक को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में, A, B एंड C। क्लियर है आपको? तो A में आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल शॉर्टकट में हम बात करेंगे कि A में कौन से स्टॉक आएंगे, B में कौन से आएंगे और C में कौन से स्टॉक आएंगे। अगर हम A की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसमें भी आपको 2 चीज़ याद रखनी है, B में भी आपको 2 चीज़ और C में भी आपको 2 चीज़ याद रखनी है। ध्यान रखिएगा A कैटेगरी में जो भी स्टॉक आएगा वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा। वैल्यूबल का मतलब है मूल्यवान होगा, ठीक है। लेकिन उसकी जो क्वांटिटी रहेगी, जो मात्रा रहेगी, वो आपकी कम रहेगी, ठीक है। यानी कि मूल्यवान का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ज़्यादा रहेगी, बहुत एक्सपेंसिव होंगे।
बी क्वांटिटी जो अगर आप कहें तो इसमें जो वैल्यू आपकी कह सकते हैं वैल्यू नॉर्मल रहेगी, ए और आप कह सकते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, जबकि इसमें जो क्वांटिटी रहेगी वो आपकी थोड़ी सी क्वांटिटी ए से ज़्यादा रहेगी, यानी कि वैल्यू जो है वो आपकी ए से कम रहेगी, यानी थोड़ा सा परसेंटेज रहेगा, ठीक है, नॉर्मल, और साथ ही साथ जो क्वांटिटी रहेगी वो आपकी कंपैरिजन के ए से थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा रहने वाली है क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन वैल्यूबल सबसे ज़्यादा ये रहेगा। सी क्वांटिटी की बात करें तो सी क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा, मैंने डबल माइनस किया है, बहुत ज़्यादा कम रहेगा बी के कंपैरिजन में, और इसकी जो क्वांटिटी रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है किसके, बी से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्ट आपसे यही पूछते हैं कि ए कैटेगरी में कौन सा स्टॉक आता है, बी कैटेगरी में कौन सा और सी में कौन सा। तो ए में आपको ध्यान रखना वैल्यूबल यानी महंगी चीजें आएगी, बहुत एक्सपेंसिव आएगी लेकिन क्वांटिटी में कम होगी। अब सिंपल है, जो एक्सपेंसिव है तो उसकी क्वांटिटी कम होने वाली है। बी में वैल्यू आपकी कह सकते हैं, इसमें बी में जो आइटम्स आते हैं उसकी जो क्वांटिटी रहती है वो तो आपकी देखते हैं कि थोड़ा नॉर्मल ही रहती है, और जो पैसा है वो भी नॉर्मल ही रहता है, यानी कि वैल्यू और क्वांटिटी थोड़ा नॉर्मल ही रहता है, इसमें नॉर्मल कंडीशन। जबकि सी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है, जो सस्ती वस्तुएं आती हैं वो इसमें आएगी, ठीक है, और क्वांटिटी होगी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। तो आपको याद करने के लिए याद रखिएगा, ए मीन्स वैल्यू ज़्यादा है तो क्वांटिटी हम कम खरीदेंगे, सी वैल्यू कम है तो हम क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे। तो इसकी हम एक टेबल बना सकते हैं ABC एनालाइज की। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लिखते हैं उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ABC एनालाइज की अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट इसमें बनेगा कैटेगरी, ठीक है, और कैटेगरी में मैंने आपको बताया कि इसका नाम ही क्या है, ABC टेक्निक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ABC, ठीक है, ये मैंने कैटेगरी का पॉइंट बना दिया। दूसरा आपको बनाना है परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब आपका कितना उसमें स्टोर रहता है आइटम का, स्टोर आइटम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो परसेंटेज कितना रहता है, ठीक है। अब तीसरा कॉलम बनेगा वैल्यू का, कितना मूल्यवान है, वैल्यू मतलब मूल्यवान, ठीक है, और दूसरा होता है क्या हमें इनको कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, किस पे ज्यादा है कंट्रोल रिक्वायरमेंट। क्लियर है। तो ये एक कंप्लीट टेबल बन जाती है, और इस टेबल को बनाने से आप कह सकते हैं कि एग्जाम में आपको मार्क्स भी बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। तो देखिए ए कैटेगरी बहुत, मैंने अभी आपको बताया स्टोर आइटम कम होगा, यानी आइटम कम होगा, यानी कह सकते हैं 5% टू 10%, लेकिन वैल्यू ज्यादा थी तो इस मीन्स 70% टू आप कह सकते हैं 80%। अब सिंपल है, जिसमें पैसा ज्यादा लगता है तो हमें मोर केयरफुल होना है, बहुत केयरफुल ढंग से काम करना है, मोर केयरफुल अटेंशन, ठीक है, बहुत ध्यान से काम करना है। बी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें आता है 20% टू 25%, यानी नॉर्मल आइटम रहते हैं, स्टोर आइटम, और इस पे जो पैसा है वो भी आपका नॉर्मल ही लगता है, यानी 15% टू हम कह सकते हैं 20%। और यहाँ पे आप कह सकते हैं रूटीन कंट्रोल करना है, यानी कि जो हम डेली रूटीन कंट्रोल करेंगे वही आपको करना है, ठीक है। तो रूटीन कंट्रोल की आवश्यकता रहेगी क्योंकि इसमें इतना वैल्यूबल नहीं है। बात करते हैं सी की, इसमें ध्यान रखिएगा जो स्टोर में आइटम रखा है, जो सामान रखा है वो उसकी मात्रा ज्यादा है, 70% से आप देख सकते हैं कि 75% तक, लेकिन इसमें जो पैसा लगा होता है वो कम लगा होता है, यानी 5% टू आप देखते हैं 10%। ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, ए का बिल्कुल ये क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। और यहाँ पे हमें, यहाँ पे आप कह सकते हैं इतना ध्यान नहीं देना है, बस एक्सपीरियंस बेस पे हम बता सकते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो अनुभव होगा उसके बेस पे हम इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो ABC एनालाइज में आप ये टेबल बनाकर भी उसे बता सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक डायग्राम बता देती हूँ उसमें।
देखिए इसमें एक डायग्राम बन सकता है। तो देखिए ए बी सी जो है उसको हम लोग एक डायग्राम बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग देते हैं क्वांटिटी और यहाँ लिख देंगे हम लोग प्राइस। क्लियर है? यहाँ पे हम नंबर लगा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, उसी तरह से क्वांटिटी भी हो जाएगी आपकी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और आपका 100। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इस ए बी जो एनालाइज है उसको हम डायग्राम से भी बता सकते हैं। आपने देखा कि जो ए क्वांटिटी थी, जो ए हमारा जो कह सकते हैं ए में जिसमें हमने स्टॉक रखा था उसमें आपके पैसे प्राइस यानी ज़्यादा लग रही थी। मानते हैं कि हमने 80 माना था और इसकी क्वांटिटी कितनी है 10। ठीक है, अब जो बी क्वांटिटी इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, जिसमें हमारा प्राइस ज़्यादा लगा था यानी 80 लेकिन क्वांटिटी कितनी है 10। क्लियर? अगर हम बात करें बी की तो बी में आप देखेंगे कि बी में आपका कंपैरिजन टू ए के पैसा कम लगता है लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्या है, थोड़ी सी उसकी ज़्यादा लगती है। क्लियर है? तो ये बी को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये हो गई बी। बी में आप देखो इतनी क्वांटिटी आपकी ज़्यादा लग रही है। क्लियर? अगर हम बात करें सी की, यानी कि जो सी है उसमें आपके 5%, 10%, 7% इतना आपका पैसा लगता है लेकिन आपकी जो क्वांटिटी है वो आपकी ज़्यादा आती है। क्लियर है? तो यानी कि उसमें आपकी क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने देखा कि क्वांटिटी कितनी आ रही है, इसकी इतनी आ रही है। तो यानी कि ये जो आपको क्वांटिटी का बता रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ जो सी का बी के बाद अगर हम सी की क्वांटिटी की बात करें तो ये सारी की सारी सी की आप कह सकते हैं वस्तुएं या स्टॉक हो गया। ठीक है, तो यानी कि तो देखिए ए में क्या हो रहा है, 80% तक आपका पैसा लग रहा है लेकिन आप वस्तु कितनी ले रहे हो, 10 जितनी। ठीक है, जबकि बी की बात करते हैं तो बी में आपका इतना पैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपका जो स्टॉक है यानी आइटम है वो कितना बढ़ रहा है, इतना। जबकि सी की बात करते हैं तो सी में आपने देखा कि आपका ये जो है वो ज़्यादा लग रहा है, किसमें, वस्तुएं। ठीक है, तो ये इस टेबल से हम बता सकते हैं कि ए, बी और सी, ए वैल्यूबल ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, क्वांटिटी इसकी कम है। इस डायग्राम से आपको ये ए समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं बी की। तो बी में आपने देखा क्वांटिटी क्या हो रही है, क्वांटिटी इसकी ज़्यादा लग रही है और ये आप कह सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है ए के कंपैरिजन में, और जो फंड लग रहा है वो इतना लग रहा है। ठीक है, यानी कि वैल्यू कम से कम ए से कम है और बी से इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, अब जो सी है, सी में आप देखते हैं कि सी में जो फंड लगा है, सी में जो फंड लगा है वो कितना लग रहा है, सिर्फ इतना सा। ठीक है, और जबकि इसकी क्वांटिटी आप देखते हैं कितनी ज़्यादा है, वो देखिए बी का कंपैरिजन करें तो इतनी ज़्यादा बता रही है। तो ये है सी, बी और ए। ठीक है, तो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सी कैटेगरी में कौन सी वस्तु होती है जो वैल्यू में कम होती है लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा होती है। तो ये है ए बी सी विश्लेषण। क्लियर है आपको? अब हम बात करते हैं आपके सेकंड जो मैंने आपको बताया था पॉइंट, उसके बारे में। देखिए इस वाले जो मेथड है उस मेथड में हम सारे के सारे कह सकते हैं जो फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस मेथड का नाम क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले इसका नाम क्या हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम रीऑर्डर डेंजर
ठीक है, एंड एवरेज लेवल, ये सारे के सारे हम लोग फॉर्मूले इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो होगा आपका रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका रीऑर्डर लेवल का? मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम कंजप्शन रेट, ये फॉर्मूले आपको सभी को याद होने जरूरी है। मैक्सिमम कंजप्शन रेट मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्लियर है आपको रीऑर्डर लेवल का? सेकेंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल यानी न्यूनतम स्तर। और इसमें क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें हम लेंगे जो रीऑर्डर आएगा आपका पहले वाले फॉर्मूले से, रीऑर्डर लेवल माइनस करेंगे नॉर्मल कंजप्शन रेट, नॉर्मल कंजप्शन रेट मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो ये बन जाएगा मिनिमम लेवल का फॉर्मूला। ठीक है, बात करते हैं तीसरा फॉर्मूला मैक्सिमम लेवल, यानी कि अधिकतम स्तर कितना होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस पे हम सारा अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने स्टॉक का। तो मैक्सिमम लेवल का क्या बन जाएगा? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस कर देंगे इसमें से हम मिनिमम कंजप्शन रेट मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, आप याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है उसका संबंध जो है मिनिमम से करना है। ठीक है, रीऑर्डर लेवल प्लस करना है, ध्यान रखिएगा प्लस होगा, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इनको प्लस करेंगे फिर माइनस कर देंगे इसमें से जो मिनिमम आएगा। फोर्थ आपका है डेंजर लेवल। क्या है? डेंजर लेवल, डेंजर लेवल यानी इस लेवल से पहले ही हमें अपने रॉ मटेरियल का ऑर्डर देना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ध्यान रखिएगा जो आपका डेंजर लेवल रहेगा उसमें मिनिमम ही काम में लेंगे। इसको अभी हम एक डायग्राम से देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया। और नेक्स्ट आपका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज जो आपका स्टॉक है उसका लेवल देखते हैं, एवरेज स्टॉक लेवल। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बहुत ही सिंपल, 1/2 यानी जो हाफ होता है, ठीक है, उसमें हो जाएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल का हम क्या निकालेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, 1/2 करके। तो ये था एवरेज का। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा जैसे हम बात करें डायग्राम से, तो देखिए यहाँ पे है आपका परचेजिंग टाइम का मतलब हो गया खरीदने का समय। ठीक है, और यहाँ पे हम बता सकते हैं यूजेस कि कितना हमें यूज करना है। क्लियर है? तो देखिए अगर हम मैक्सिमम यूज करते हैं, ये देखिए, ये अगर बाई चांस आपका मिनिमम है कि आप इतना अपने यूज करते हो रॉ मटेरियल का, ठीक है, तो ये आपका क्या है? मिनिमम लेवल है। ठीक है, और ये अगर हम बात करें ये आपका मैक्सिमम यूजेस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
कि ये जो आपका मिनिमम है और ये जो आपका मैक्सिमम है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जो कि रीऑर्डर यानी कि क्या बताता है कि यहाँ हमको क्या देनी है, अपना ऑर्डर देना है, रीऑर्डर देना है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, ठीक है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया, अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया तो रीऑर्डर पीरियड और ये जो मिनिमम यूजेस हैं उसके बीच का पॉइंट क्या कहलाता है, डेंजर लेवल। अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया तो आप इस पॉइंट पे आ जाओगे और ये डेंजर लेवल से चला जाएगा, यानी आपका बिजनेस में जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा शॉर्टेज और आपका बिजनेस जो है वो कार्य रुक सकता है प्रोडक्शन का, ठीक है। तो मैक्सिमम यूजेस, ठीक है, मिनिमम यूजेस आपके बिजनेस में इतना हो रहा है, लेकिन रीऑर्डर पीरियड का मतलब क्या होता है कि इस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आप क्या कर रहे हो, रीऑर्डर कर रहे हो अपने मटेरियल का। अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर रीऑर्डर टाइम पर नहीं किया तो आप ध्यान रखिएगा ये जो टाइम होता है यहाँ पे अगर आपका पॉइंट आ गया इस पॉइंट पे तो वो कहलाता है डेंजर, क्योंकि रीऑर्डर के और मिनिमम का बीच का क्या कहलाता है, डेंजर, और यहाँ इस पॉइंट तक नहीं आना जरूरी है। क्लियर है? यानी डेंजर क्या हो गया कि स्टॉक की एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें स्टॉक स्तर किसी भी सिचुएशन से कम नहीं होना जरूरी है, उसे डेंजर लेवल कहते हैं। यदि स्टॉक का लेवल इससे कम हो जाएगा तो आपको बहुत फास्ट परचेजिंग करनी पड़ेगी, आपको परचेज करने में बहुत ज़्यादा हो सकता है एक्सपेंसेस ज़्यादा देना पड़े। इसीलिए मिनिमम लेवल का हम कह सकते हैं कि मिनिमम लेवल आने से पहले आपको परचेज कर लेना है, ठीक है। तो ये था आपका जो सेकंड मेथड है जो हमने बात की थी, सेकंड मेथड की, मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डर, डेंजर एंड एवरेज लेवल। इसमें सारे के सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने जरूरी हैं सेकंड मेथड में। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि ABC एनालाइज स्टॉक इन्वेंट्री का कैसे होता है और एक सेकंड मेथड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके जो दूसरे टेक्निक्स है उसके बारे में। ओके, थैंक यू।